नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की नई पारी की, प्रियंका गांधी के चुनावी डेब्यू की। देखेंगे भारी टेंशन के बीच किसे मिली हरियाणा की कमान, कर्नाटक हाईकोर्ट के कौन से फैसले से मचा घमासान, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुख्य चुनाव आयुक्त के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, खराब मौसम का दिया गया हवाला। इस्लामाबाद में विदेश मंत्री जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को घेरा, कहा आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने महायुति सरकार पर बोला हमला, कहा जनता महायुति की सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार। ईवीएम की बैटरी को लेकर चुनाव आयोग पर भी कसा तंज। कर्नाटक में मुडा के चीफ मारी गौड़ा ने दिया इस्तीफा, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि को दी गई मंजूरी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर को 5 साल बाद पहला मुख्यमंत्री मिल गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हालांकि उमर अब्दुल्ला के लिए ये राह उतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित बनने के बाद जम्मू कश्मीर का पावर गेम बहुत हद तक बदल गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। उन्होंने बुधवार 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ ली। उमर अब्दुल्ला पहले भी जनवरी 2009 से जनवरी 2014 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन तब और अब की सरकार में बहुत फर्क है। तब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य हुआ करता था और अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। तब जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का था, अब बाकी राज्यों की तरह ही 5 साल का होगा। तब राज्य से जुड़े फैसले लेने के लिए सारी शक्तियां विधानसभा और मुख्यमंत्री के पास होती थी, और अब काफी हद तक सारा कंट्रोल उपराज्यपाल के हाथ में होगा। अब जब जम्मू कश्मीर की स्थिति काफी बदल चुकी है, तो माना जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी होती रहती है, उसी तरह तनातनी जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल सकती है। इन 5 सालों में सरकार के कामकाज में उपराज्यपाल का दखल जरूर होगा। अब जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ही एक तरह से सब कुछ है। सरकार को भले ही पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी मामलों में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी। इतना ही नहीं, उपराज्यपाल का नौकरशाही और एंटी करप्शन ब्यूरो पर भी नियंत्रण होगा। वहीं उमर सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हुई, बल्कि बाहर से समर्थन करने का फैसला किया है। इसके चलते कांग्रेस कोटे से किसी भी नेता ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजों के बाद से दोनों के बीच सियासी तालमेल नहीं दिख रहा है। ऐसे में मंत्रिमंडल में कांग्रेस के शामिल न होने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस नेताओं की उमर कैबिनेट में शामिल न होने की 2 वजह बताई जा रही है। पहला तो ये कि उमर सरकार में कांग्रेस 2 मंत्री पद चाहती थी, लेकिन केवल एक ही दिया जा रहा था। दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने बाहर से समर्थन का फैसला किया। वहीं दूसरा ये कि कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए केवल 6 सीटें जीतने के बाद प्रदेश इकाई के बड़े नेताओं को मंत्री पद का तोहफा मिले। हालांकि सियासी एकजुटता का संदेश देने के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में वो कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। बता दें, ये प्रियंका गांधी का चुनावी डेब्यू होगा। ऐसे में कांग्रेस ने कमर कस ली है। तो क्या वायनाड को लेकर सियासी प्लान तैयार किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यहाँ 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद कांग्रेस ने मंगलवार 15 अक्टूबर देर शाम इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। वायनाड सीट से राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी की उम्मीदवार होंगी। वहीं पलक्कड़ से राहुल ममकुटलित और चलक्करा विधानसभा सीट से राम्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया गया है। 2019 में सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद से ही प्रियंका गांधी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। कभी कहा जा रहा था कि वो वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, तो कभी ये चर्चा थी कि वो अपनी मां सोनिया गांधी की पारंपरिक सीट रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन तमाम अटकलों के बाद आखिरकार कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वायनाड से उतारने का फैसला किया है। ये वही सीट है जहां से उनके बड़े भाई राहुल गांधी लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। प्रियंका गांधी पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी थी। इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने पार्टी के लिए रणनीतिकार और स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने कुछ राज्यों में लोकसभा चुनाव में अच्छा के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में। तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं
और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो और उनके भाई दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। बता दें, दिसंबर 2023 में प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाया गया था। वो पार्टी की प्रमुख रणनीतिकार और बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में उभरी। उन्होंने संगठन को मजबूत करने में भी मदद की और हिमाचल प्रदेश में पार्टी के अभियान का नेतृत्व किया, जहां कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीन ली। उनके अभियान ने आम चुनाव में कांग्रेस को मदद की, जिससे पार्टी को 2019 की 52 सीटों की तुलना में 99 सीट मिली। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी ये चुनाव जीत जाती है तो ये उनका संसद में पहला कदम होगा। साथ ही ये पहली बार होगा जब तीनों गांधी परिवार के सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ संसद में होंगे। वहीं प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने एक सुरक्षित स्थान का चयन किया है और प्रियंका गांधी बहुत देर कर चुकी है। वो जहाँ से चुनाव लड़ रही है वहाँ संसद बन जाएगी, लेकिन इससे देश की राजनीति में कोई हलचल पैदा नहीं होने वाली, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं यूपी में बहुत प्रचार किया गया और अंत में आकर राहुल गांधी चुनाव लड़े, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ी। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर चुकी है। 17 अक्टूबर को भले ही शपथ ग्रहण समारोह रखा गया हो, लेकिन सीएम पद की शपथ कौन लेगा इसको लेकर भाजपा में खींचतान देखने को मिली। हालांकि एक लंबी जद्दोजहद के बाद ये तय हो गया कि हरियाणा का सीएम कौन होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा में लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बाद हरियाणा में नायब सिंह सैनी दूसरी बार सीएम बनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में ये फैसला कर लिया गया है। पंचकुला में हुई विधायक दल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। हालांकि सीएम पद को लेकर हरियाणा में बीजेपी को भारी मशक्कतों से जूझना पड़ा। एक पुरानी कहावत है, सजनी रे हम हूँ राजकुमार। इसी तर्ज पर हरियाणा बीजेपी में कई दूल्हे सर सजाए तैयार खड़े हुए थे। इनकी दावेदारी से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की पेशानी पर बल पड़ने लगे थे। समस्या कितनी गंभीर हो गई थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पार्टी को अपने ट्रबल शूटर यानी कि संकट मोचक को आगे करना पड़ा। बीजेपी ने अपना सीएम चुनाव से पहले ही तय कर लिया था, लेकिन पेच यही फंस गया था। हालांकि चुनाव के दौरान भी बीजेपी के कई नेता मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकते हुए नजर आए थे। इनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और खट्टर सरकार में मंत्री रहे अनिल विज और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत लगातार अपनी सभाओं में खुद को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हुए दिखाई दिए, लेकिन तब इसे वोटरों को लुभाने की कवायद के तौर पर देखा गया। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद भी इन नेताओं की दावेदारी बीजेपी में भारी टेंशन का माहौल पैदा करने लगी। यानी जीत की हैट्रिक लगाने के बाद भी हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हुई। 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के नतीजे आने के बाद तय हुआ कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन होगा, लेकिन फिर तारीख बदल दी गई। इसके बाद ये तारीख 15 अक्टूबर मुकर्रर की गई, लेकिन फिर इसे बदल दिया गया। अब नई तारीख 17 अक्टूबर को रखी गई है। शपथ ग्रहण की तारीखों का लगातार बदलना इस बात की तरफ इशारा था कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, और यही वजह है कि संकट की घड़ी में अमित शाह को बीच में आना पड़ा। अमित शाह को हरियाणा भेजे जाने को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। जब बीजेपी का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, मनोहर लाल खट्टर की सरकार को हटाकर नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। तब अनिल विज नाराज हो गए थे। उनका कहना था कि वो भी सीनियर है, उनके नाम पर विचार होना चाहिए, कम से कम उन्हें डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, लेकिन पार्टी ने ये तय नहीं किया, जिसके बाद वो नाराज होकर विधायक दल की बैठक से बाहर चले गए। ऐसे में हरियाणा में सरकार के गठन और सीएम फेस को लेकर मचे बवाल को संभालने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी गई। बुधवार 16 अक्टूबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन इससे पहले ही अखबारों में हरियाणा सरकार का विज्ञापन चर्चा में आ गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नायब सिंह सैनी की तस्वीरें दिखाई दी और मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण को लेकर आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही समय, तारीख और जगह भी बताई गई। अखबारों में आए विज्ञापन से ये तो साफ हो गया कि हरियाणा में एक बार फिर नायब सिंह सैनी को सीएम का चेहरा बनाया जाएगा। वहीं इन सब के बाद अब भाजपा विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। कल कर्नाटक हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाना कोई अपराध नहीं है। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ पुलिस की तरफ से दर्ज आपराधिक मामले को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। अब देश भर में ये मामला चर्चा में आ गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में अलग अलग जगहों पर सांप्रदायिक तनाव के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले ने माहौल को और गर्म कर दिया है। दरअसल मंगलवार 15 अक्टूबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक धार्मिक मामले पर सुनवाई करते हुए 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। बता दें, दोनों व्यक्ति ने एक मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए थे,
लेकिन इस मामले पर कोर्ट का कहना है कि उनका ऐसा करने से किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। कोर्ट का यह आदेश पिछले महीने का है, लेकिन अदालत की वेबसाइट पर इसे 15 अक्टूबर की रात को अपलोड किया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के सामने आते ही देश भर में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला साउथ कन्नड़ जिले का है। यहाँ रहने वाले 2 व्यक्ति पिछले साल 24 सितंबर 2023 में रात के करीब 11 बजे मस्जिद में घुसे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने उन दोनों पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इनमें धारा 295A धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाना, 447 आपराधिक उल्लंघन और 506 आपराधिक धमकी शामिल है। अब इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने आरोपियों की याचिका पर आदेश पारित करते हुए कहा कि ये समझ में नहीं आता कि जय श्री राम के नारे लगाने से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत होंगी। बता दें, ये मामला उस वक्त सामने आया है जब देश में पिछले कुछ दिनों में अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव की खबरें देखने को मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से दलील दी गई है कि शिकायतकर्ता का कहना है कि इलाके में हिंदू और मुस्लिम सौहार्द के साथ रहते हैं, तो इस घटना का किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता है। हालांकि पिछले दिनों सांप्रदायिक हिंसा में इन्हीं नारों और धार्मिक उन्माद के चलते बड़े स्तर पर हिंसक गतिविधियां देखने को मिली, जिसने देश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कर्नाटक सरकार ने आरोपियों की याचिका का विरोध किया और उनकी हिरासत की मांग की, ये तर्क देते हुए कि मामले में आगे की जांच की आवश्यकता है। हालांकि अदालत का मानना है कि घटना का सार्वजनिक व्यवस्था पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि आईपीसी की धारा 295A के तहत कोई काम तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक उससे सार्वजनिक शांति या व्यवस्था पर गलत असर न पड़े। अगर ऐसा नहीं होता तो इसे आईपीसी की धारा 295A के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। कोर्ट के इस फैसले ने धार्मिक नारों और किसी दूसरे धर्म को उकसाने को लेकर एक बहस को छेड़ दिया है। हाल के समय में जिस तरीके से धार्मिक नारों और दूसरे धर्म को अपमानित करने से सामाजिक सौहार्द को बिगड़ते देखा गया है, उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को बेहद गलत माना जा रहा है, जिसकी देश भर में चर्चा की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।